हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्ताज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 की जितने भी पीवाईक्यूज अभी तक हो चुके हैं वो सारे पेपर्स कवर कर रहे हैं, लेकिन चैप्टर वाइज दोस्तों, ताकि वो चैप्टर हमारा अच्छे से तैयार हो जाए और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस के साथ हमारा वो पूरा चैप्टर अच्छे से दोस्तों कवर हो जाए और हमारी पीवाईक्यू एनालाइज भी बहुत अच्छे से हो जाए। दोस्तों, ये विषय सूची आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनमें भी जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भाग में डिवाइड किया गया है और उन भागों को हम लोग इसके सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कवर करेंगे और एनालाइज करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से। तो उसी टाइप की तैयारी हम लोगों की आगे के लिए रहेगी। और जिन लोगों ने ये बुक्स भी अच्छे से कवर कर ली दोस्तों, यकीन मानिए वो चैप्टर आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। उन क्वेश्चंस को भी आप अगर बार बार पढ़ रहे हैं और उसकी व्याख्या को बार बार पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को किसी भी और बुक की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अगर इन क्वेश्चंस को भी टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ लेते हैं सारे क्वेश्चंस को, तो वो चैप्टर आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, अभी तक हम लोगों का जो पहला चैप्टर है टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिवृत्ति, ये स्टार्ट हो चुका है और इसके ABCD ये 4 भाग अच्छे से हम लोग इसकी ये सारे टॉपिक्स कवर करा चुके हैं, जितने आप लोग सामने देख रहे होंगे स्क्रीन पे। और हम लोगों का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और अभी चल रहा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोगों का कॉम्प्रीहेंशन है। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट में प्लीज़ ये ज़रूर बता दीजिएगा कि हम लोगों को कॉम्प्रीहेंशन भी वीडियोस में कराना है कि कॉम्प्रीहेंशन आप लोग मैनेज कर लेंगे, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन में पैसेज दिया जाता है और उसी पैसेज से 5 क्वेश्चंस हमें उसी पैसेज को पढ़ के समझ के उसी से 5 क्वेश्चंस करने होते हैं दोस्तों। तो ये कई बार थोड़ा सा ट्रिकी भी हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है और कुछ लोगों को ये समझने की भी ज़रूरत होती है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जैसे बताएंगे कि कराना है या नहीं कराना है, तो उसी हिसाब से मैं इसके लिए आगे वीडियोज़ बनाऊँगी, वरना ये कॉम्प्रीहेंशन को हम लोग छोड़ के फिर तीसरे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों, इसके ये हम लोग पहला वॉल्यूम कर रहे हैं। ये 2 वॉल्यूम में बुक्स दी गई हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, क्योंकि सिलेबस थोड़ा बहुत नहीं है और जो टॉपिक्स से जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो वो काफ़ी हो जाते हैं। तो हम लोग लगभग 2 वॉल्यूम की बुक्स कवर करेंगे, तो उसके साथ हमारा सारा सिलेबस, सारे टॉपिक्स, सारे क्वेश्चंस अच्छे से कवर हो जाएंगे। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है दोस्तों। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों, इसकी मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, जो भी जिनको भी स्टार्टिंग से लेके सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, तो वो लोग प्लेलिस्ट पे जाके दोस्तों पहली वीडियो से सारे वीडियोज़ अच्छे से देख सकते हैं और उनकी व्याख्या भी मैंने अच्छे से समझाई है, तो आप लोग व्याख्या भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुछ शिक्षण सहायक सामग्रियां कतिपय कौशलों जैसे पठन, श्रवण और उच्चारण इत्यादि पर आधारित होती हैं। ऐसी शिक्षण सहायक सामग्रियां क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, कौशल आधारित शिक्षण सहायक सामग्री। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षण सहायक सामग्रियां कतिपय कौशलों जैसे पठन, श्रवण और उच्चारण इत्यादि पर आधारित होती हैं। ऐसी शिक्षण सहायक सामग्रियां कौशल आधारित शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन है, कक्षा में सहायक शिक्षण सामग्री प्रयोग करने की कुछ उत्तम परंपराएं हैं। नीचे कतिपय शिक्षण सहायक सामग्री दी गई है, कृपया कक्षा के छात्रों की संख्या के अनुसार शिक्षक सहायक सामग्रियों से उनका मिलान करें। दोस्तों, एक साइड सेट 1 दिया गया है, दूसरी तरफ सेट 2 यानी समूह 1 समूह 2, इन दोनों का आपस में दोस्तों हमें मिलान कराना है। चलिए हम लोग व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। तो ए में 2 से 3 छात्रों की छोटी कक्षा, तो इसका सही हो जाएगा कागज पे लिखना। और बी दिया गया है 10 से 15 छात्रों के मध्यम आकार की कक्षा, तो फ्लिप चार्ट या वाइट बोर्ड। सी है 20 से 25 छात्रों की बड़ी संख्या, तो इसका दोस्तों सही है पावर पॉइंट स्लाइड्स। और डी 30 से ज़्यादा छात्रों की बहुत बड़ी कक्षा, तो इसका सही हो जाएगा डिस्प्ले स्क्रीन पर अंडाकार प्रस्तुति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
प्रौढ़ शिक्षा में प्रयुक्त विधियों और सिद्धांतों से संबंधित अध्ययन क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही हो जाएगा बी ऑप्शन, एंड्रागॉगी, यानी प्रौढ़ शिक्षा प्रणाली। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। वयस्क शिक्षा में उपयोग किए जाने वाले तरीकों और सिद्धांतों को एंड्रागॉगी या प्रौढ़ शिक्षा प्रणाली कहते हैं। मैल्कम नोल्स, जिन्होंने एंड्रागॉगी के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है, इन्होंने सिद्ध किया है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियां अक्सर वयस्कों के लिए प्रभावी नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक दर्शन के 4 मौलिक सिद्धांतों का सही सेट है? दोस्तों तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकृतिवाद, मानवतावाद, अंतर्राष्ट्रीयता, आदर्शवाद। आधुनिक भारत के निर्माण में जिन विचारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनमें स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय जी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और महर्षि अरविंद का सराहनीय योगदान रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक दर्शन के 4 मौलिक सिद्धांत निम्न हैं। पहला प्रकृतिवाद, दूसरा मानवतावाद, तीसरा अंतर्राष्ट्रीयता, चौथा है आदर्शवाद। इसके बाद दोस्तों एफ स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, मूल्यांकन प्रणालियाँ। तो इसका पहला क्वेश्चन है, अनुदेशात्मक साक्षात्कार प्रणाली में वैयक्तिक विकास के चरणों के सही क्रम की पहचान कीजिए। तो ए दिया गया है अंतर्दृष्टि का विकास, बी समाकलन, सी संवेदना का निमोचन, डी क्रिया, ई नवीन अभिविन्यास। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, सी ए डी बी ई। अनुदेशात्मक साक्षात्कार प्रणाली में वैयक्तिक विकास के चरणों का सही क्रम अधोलिखित है। तो पहले होगा दोस्तों संवेदना का निमोचन, अंतर्दृष्टि का विकास, क्रिया, समाकलन और नवीन अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन है, निष्पादन परीक्षण विकसित करने में निम्नलिखित कदम शामिल हैं। तो ए है प्रेक्षण या निर्धारण प्रपत्र विकसित करना, बी अंतिम प्रपत्र विकसित करने से पूर्व परीक्षण मदों को आजमाना, सी दिया गया है परीक्षण की जाने वाली योग्यताओं को निर्धारित करने के लिए कार्य विश्लेषण करना, डी एक प्रशासनिक फॉर्मेट विकसित करना, ई है दोस्तों एक प्रकार की कार्य प्रतिचयन योजना विकसित करना। तो इसका सही हो जाएगा बी ऑप्शन, सी ए ई। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निष्पादन परीक्षण विकसित करने के कारण अधोलिखित हैं। तो सबसे पहले सी है परीक्षण की जाने वाली योग्यताओं को निर्धारित करने के लिए कार्य विश्लेषण करना, उसके बाद प्रेक्षण या निर्धारण प्रपत्र विकसित करना, उसके बाद दोस्तों एक प्रकार की कार्य प्रतिचयन योजना विकसित करना और एक प्रशासनिक फॉर्मेट विकसित करना और फिर अंतिम प्रपत्र विकसित करने से पूर्व परीक्षण मदों को आजमाना। अगला क्वेश्चन है, यदि मापन पूर्णतया सटीक और त्रुटि रहित हो तो विद्यार्थियों को मिलने वाले प्राप्तांक का नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, वास्तविक प्राप्तांक। यदि मापन पूर्णतया सटीक और त्रुटि रहित हो तो विद्यार्थी को मिलने वाले प्राप्तांक का नाम वास्तविक प्राप्तांक होगा। यह विद्यार्थी को सही क्षमता को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं दोस्तों। तो पहला अभिकथन है और दूसरा उसका कारण दिया गया है कारण के रूप में। तो पहला अभिकथन है, मूल्यांकन प्रणाली में नवाचार प्रयुक्त उपकरणों की विश्वसनीयता और वैधता संबंधी विषयों को प्रचुर मात्रा में सुरक्षित करना है। और कारण दिया गया है, मूल्यांकन विफल हो जाता है अगर मूल्यांकन माध्यम विश्वसनीयता और वैधता की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। अभिकथन मूल्यांकन प्रणाली में नवाचार प्रयुक्त उपकरणों की विश्वसनीयता एवं वैधता संबंधी विषयों को प्रचुर मात्रा में सुरक्षित करता है, सत्य है तथा इस संदर्भ में दिया गया तर्क मूल्यांकन विफल हो जाता है अगर मूल्यांकन माध्यम विश्वसनीयता और वैधता की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करते हैं। तो अभिकथन सत्य है तथा अभिकथन और उसका जो कारण है व्याख्या वो भी सही है दोस्तों। तो नीचे 2 कथन दिए गए हैं दोस्तों। तो पहला कथन है, अभिकथन प्रक्रिया में संलग्नता का संदर्भ कक्षा में अधिगम पर विद्यार्थी द्वारा विनियोजित समय में है। और दूसरा दोस्तों
कथन दूसरे में है निर्माणात्मक आकलन औपचारिक होता है जबकि संकलनात्मक आकलन अनौपचारिक होता है। तो दोस्तों इसका पहला जो कथन है वो सही हो जाएगा और कथन दूसरा गलत हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता का संदर्भ कक्षा में अधिगम पर विद्यार्थी द्वारा विनियोजित समय में है, वहीं निर्माणात्मक तथा संकलनात्मक आकलन को औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है प्रवर्तमान या चालू शिक्षण अधिगम सूत्रों के दौरान कौन सी आकलन प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्माणात्मक। प्रवर्तमान शिक्षण अधिगम के दौरान निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। यह प्रगतिशील शिक्षण कार्यक्रम का महत्व जानने की एक विधि है। इस मूल्यांकन के द्वारा छात्र शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी सफलता या विफलता के बारे में प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकता है। यह छात्रों के शिक्षण संबंधित त्रुटियों को सुधारने में भी सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दो कथन दिए गए हैं। तो इसमें पहला कथन है अप्रत्यक्ष अनुदेशन शिक्षण और अधिगम का वह उपागम है जिसमें प्रक्रिया पूछताछ है, विषय वस्तु संप्रत्यय आधारित है और संदर्भ कोई समस्या होती है। और दूसरा कथन है संदर्भित परीक्षण में परीक्षण के प्रदत्त विद्यार्थी की किसी प्रवृत्ता या प्रवृत्ता समुच्चय पर अर्जित अधिकार संबंधी दक्षता के स्तर बनाते हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन पहला सत्य है किंतु कथन दूसरा गलत है दोस्तों। तो दोस्तों इसका गलत वाला कथन देख लेते हैं। मानक संदर्भित परीक्षण एक प्रकार का परीक्षण है जो किसी कक्षा अथवा समूह में किसी छात्र की स्थिति पूर्व निर्धारित विशेषताओं के संदर्भ में बताता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दो कथन दिए गए हैं। तो इसमें पहला कथन है मापन वस्तुओं, लक्षणों, गुणों और व्यवहारों को प्रदर्शित करने के लिए संख्याएं प्रदान करने हेतु नियमों का समुच्चय है। और कथन दूसरा दिया गया है परीक्षण की एक प्रक्रिया है जिसमें मानकीकृत प्रक्रियाकृत प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए किसी व्यक्ति के व्यवहार का प्रतिदर्श प्राप्त किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है और उसे अंक प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सही हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है अधिकतम निष्पादन परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान और योग्यताओं के उच्चतम सीमाओं का आकलन करने के लिए अभिकल्पित होती है। और कथन दूसरा दोस्तों विशिष्ट उत्तर परीक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार और विशेषताओं के मापन के लिए अभिकल्पित होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं दोस्तों। तो इसका पहला कथन दिया गया है कक्षा मूल्यांकन में शिक्षक को ज्ञात होता है कि विद्यार्थियों के अंकों का वितरण सकारात्मक रूप से विषम है, अतः अंकों का माध्य माध्यिका से अधिक होगा और माध्यिका मान बहुलक से अधिक होगी। और कथन दूसरा दिया गया है दोस्तों जब विद्यार्थियों के अंकों का वितरण सामान्य पाया जाता है तो केंद्रीय प्रवृत्ति के सभी तीनों का मान एक ही होते हैं। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सही हैं। उसके बाद दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। दोस्तों आप लोग ये मत सोचिएगा कि सब कथन वाले ही आ रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक अभी यही चल रहा है, तो इसमें ये सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। तो पहला कथन है इष्टतम निष्पादन परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान एवं उसकी योग्यता की चरम सीमा के आकलन हेतु अभिकल्पित होते हैं। और कथन दूसरा है विशिष्ट उत्तर परीक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार एवं अभिलक्षणों के मापन हेतु अभिकल्पित होते हैं। तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सही हैं। अब दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। तो सूची 1 में मूल्यांकन के रूप दिए गए हैं और सूची 2 में इसके विवरण दिए गए हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक तरफ मूल्यांकन के रूप है, दूसरी तरफ इसके विवरण है। तो इसका जो ए है निर्माणात्मक मूल्यांकन, इसका सही हो जाएगा। इसके प्रयोग का प्रयोजन सुधार की गुंजाइश और संभाव्यता की पहचान के लिए होता है। और बी संकलनात्मक मूल्यांकन, तो इसका विवरण होगा, इसका प्रयोजन अधिगम स्तर आंकना होता है। सी है निकष संदर्भित परीक्षण, तो इसका विवरण होगा
आधिपत्य सूचक मानक, डी मानक संदर्भित परीक्षण। इसका विवरण होगा रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशतता आधारित रैंक और मानक प्राप्तांक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सूची में से ऐसे परीक्षणों को चिन्हित कीजिए जो शोध के संदर्भ में इष्टतम कार्य निष्पादन परीक्षण की कोटि में आते हैं। ए व्यक्तित्व परीक्षण, बी प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण, सी उपलब्धि परीक्षण, डी अभिवृत्ति परीक्षण, ई बुद्धि परीक्षण, एफ अभिरुचि परीक्षण। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, ई और एफ। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शोध कार्य के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाली उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण एवं अभिरुचि परीक्षण ऐसे परीक्षण की श्रेणी में सम्मिलित हैं जो शोध के संदर्भ में इष्टतम कार्य निष्पादन परीक्षण की कोटि में आते हैं। उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से छात्र द्वारा ग्रहण किए हुए ज्ञान का अथवा किसी कौशल में निपुणता का मापन किया जाता है। बुद्धि परीक्षण का तात्पर्य उन परीक्षणों से है जो बुद्धि लब्धि के रूप में केवल एक अंक के माध्यम से व्यक्ति के सामान्य बौद्धिक एवं उसमें विद्यमान अभिन्न विशिष्ट योग्यताओं के संबंध को इंगित करता है। इन परीक्षणों द्वारा शक्ति के सम्मुख विभिन्न कार्यों के प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक विश्वविद्यालय शिक्षक किसी बाहरी परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित सत्रांत मूल्यांकन में विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर का प्रभाव उनके शैक्षणिक निष्पादन पर अध्ययन करने की योजना बनाता है। तो इस अध्ययन में आश्रित चर क्या है दोस्तों? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यार्थियों का शैक्षणिक निष्पादन। एक विश्वविद्यालय शिक्षक किसी बाहरी परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित सत्रांत मूल्यांकन में विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर का प्रभाव उनके शैक्षणिक निष्पादन पर अध्ययन करने की योजना बनाता है। तो इस अध्ययन में आश्रित चर विद्यार्थियों का शैक्षणिक निष्पादन है, जबकि आकांक्षा स्तर का प्रभाव इस अध्ययन का स्वतंत्र चर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। चलिए डायरेक्ट हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहला दिया गया है ए निर्माणात्मक मूल्यांकन, इसका सही हो जाएगा प्रथमतः अधिगम की अभिप्रेरणा एवं अनुश्रवण के उद्देश्य से। बी संकलनात्मक मूल्यांकन, तो इसका सही है प्रथमतः निस्वत्र प्रगति के श्रेणीकरण हेतु प्रयुक्त होता है। सी निकष संदर्भित मूल्यांकन, तो इसका सही हो जाएगा एक विद्यार्थी की तुलना पूर्व निर्धारित स्तर से करता है। और डी मानक संदर्भित मूल्यांकन, एक विद्यार्थी की दूसरे विद्यार्थी से तुलना करता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप लोगों को लग रहा है कि आगे और भी मुझे इसके लिए यूज़फुल वीडियोस बनानी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग बताते रहा करिए, लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। और इसकी जो हम लोग अगली वीडियो है उसमें हम लोग ये वाला टॉपिक कवर करेंगे दोस्तों। और इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक के क्वेश्चंस रहेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए और वीडियो को बार बार रिवाइज करिए, देखते रहिए, लाइक कर दीजिए।